ठीक है, आई एम स्टार्टिंग विद मई जून 2022 पेपर 1 वेरिएंट 4। अब ये बड़ा एक यूनिक पेपर है। वेरिएंट 4 है ये, वरना नॉर्मली वेरिएंट 4 आता नहीं है, बस जून 22 में वेरिएंट 4 आया हुआ है। और सरप्राइजिंगली थोड़ा सा ट्रिकी पेपर है ये, जो मुझे बच्चों ने बताया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सही है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल रिजल्ट फ्रॉम अ गवर्नमेंट डिसीजन टू अलाउ हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर क्या होता है? हेल्थ केयर इज अ प्राइवेट गुड, ठीक है, मेरिट गुड की कैटेगरी में आता है, अगर आपको याद हो। टू बी प्रोवाइडेड इंटायरली बाय मार्केट फोर्सेस। अब अगर एक चीज मार्केट फोर्सेस से प्रोवाइड हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है, तो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। देयर विल बी अ रिडक्शन इन द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड। पब्लिक गुड की यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है। ऑल कंज्यूमर्स विल रिसीव बेटर हेल्थ केयर। इट इज नॉट पॉसिबल, या मैं कह सकता हूँ इट इज इम्पॉसिबल। इकोनॉमी के हर बंदे को ये नहीं मिल सकता, क्योंकि ये वो गुड्स होते हैं जो राइवल और एक्सपोर्टेबल होते हैं। तो हमेशा कुछ लोग ऐसे होंगे विच विल बी वर्ड्स ऑफ। ठीक है, तो ये ऑल वाली चीज थोड़ी अजीब सी है। मार्केट फेलियर विल बी एलिमिनेटेड। मार्केट फेलियर कैन नेवर बी एलिमिनेटेड, इट विल अकर। और खास करके जब मार्केट प्रोवाइड करती है, तो फिर मार्केट फेलियर क्या होता है? अंडर एलोकेशन वाला मार्केट फेलियर होता है, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो अगेन सी कैन नॉट बी एन आंसर। तो डी इज द राइट आंसर। दी हेल्थ केयर मार्केट विल रीच एन इक्विलिब्रियम, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर प्राइस मैकेनिज्म अपना काम कर रहा होगा, तो वो मार्केट को किसी तरह इक्विलिब्रियम पे लेके ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो वन का आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 2, a farmer with a fixed area of land grows two crops, wheat and barley. बार्ली होता मुझे नहीं पता। सम लैंड यूज्ड फॉर बार्ले इज फ्लडेड एंड कैन नॉट बी यूज। इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ लैंड कम हो गया। सही है, क्वांटिटी ऑफ लैंड कम हो गया, इसका मतलब बार्ले का पोटेंशियल जो है वो थोड़े पहले के मुकाबले में कम हो गया। क्योंकि जब भी क्वांटिटी और क्वालिटी में चेंज आता है रिसोर्स की, तो फिर आपका पीपीसी पोटेंशियल पे चेंज आ रहा होता है। ठीक है, द फार्मर देन स्टार्ट्स टू प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड wheat that produces wheat more efficiently on the land that is not flooded। तो इसका मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। ठीक है, लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है इफ आई यूज जीएम सीड्स। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो इससे जो है वो मेरे वीट का पोटेंशियल जो है वो बढ़ रहा है। वीट का पोटेंशियल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ऑप्शन ए में आप देख लो कि बार्ली के पोटेंशियल को इसने बढ़ा दिया है, विच इज रॉन्ग। ऑप्शन बी में अगर आप देखो तो इसने बार्ली के पोटेंशियल को बढ़ा दिया, विच इज अगेन रॉन्ग। क्योंकि देखो इसने आगे क्या बोला हुआ है, मैंने सॉरी पढ़ लिया था, पर मैंने आपके साथ नहीं पढ़ा, मैं वापस बता देता हूँ। विद डायग्राम शोज द मोस्ट लाइकली इफेक्ट ऑफ दिस चेंजेस ऑन द फार्मर्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एज इट मूव फ्रॉम एक्स एक्स टू वाई वाई। देखो अगर मैं एक्स एक्स टू वाई वाई जा रहा हूँ ना, तो एक्स एक्स टू वाई वाई अगर मैं जा रहा हूँ, ये बल्कि मैंने गलत लिखा है। एक्स एक्स टू वाई वाई जाने का मतलब क्या हो रहा है कि ये दोनों के पोटेंशियल को कम कर रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। वीट का जो पोटेंशियल है ना वो बड़ा है, तो ये नहीं हो सकता आंसर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो ऑप्शन बी में, वो वीट को कम कर रहा है और बार्ली को बढ़ा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, उल्टा करा हुआ है इसने बिल्कुल। ठीक है, ऑप्शन सी में अगर आप देखो तो इसने क्या करा हुआ है? बार्ली को कम करा हुआ है और वीट को बढ़ाया हुआ है। दिस इज द राइट ऑप्शन, कि भाई वीट का पोटेंशियल बढ़ गया है। सही है, और बार्ली का पोटेंशियल जो है वो कम हो गया है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पोटेंशियल चेंज होने का मतलब यही है मैक्सिमम आउटपुट चेंज हो रहा है। और फिर ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर उसने बार्ली को अनचेंज रखा है, तो बार्ली इज नॉट अनचेंज्ड। क्लियर है ये चीज, कोई मसला? क्वेश्चन 2 का आंसर सी होगा। शॉकिंगली ये बच्चों ने गलत किया है एमसीक्यू, पता नहीं क्यों। आप लोगों का सही हुआ है ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सी, बड़ा सिंपल एमसीक्यू है ये। Question number 3. What would make an online payment method less acceptable as a medium of exchange? A fee charged for the use of online payment service? Yes. एक एडिशनल कॉस्ट यहाँ पर आ गई है। अगर आपकी एडिशनल कॉस्ट होगी ना, तो आप कभी भी जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करोगे ऑनलाइन पेमेंट। और काफ़ी काफ़ी जो है वो लोग नहीं करते एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसको इस्तेमाल। ठीक है, एडिशनल कॉस्ट यहाँ पर आ रही है, और ये जो बी सी डी जितने भी ऑप्शन है ना, दिस मेक्स इट ईजियर। ये दिस मेक्स इट ईजियर टू यूज ऑनलाइन पेमेंट्स, क्योंकि आप बाकी सारे ऑप्शन अगर पढ़ो, तो ये सारे ऑनलाइन पेमेंट को जो है ना वो आसान कर रहे हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें, तो ये वैसे जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज और ये मनी का जो टॉपिक है ना, वो वैसे अब A2 में जा चुका है फ्रॉम जून 23। तो दिस इज अ पेपर विच इज ऑफ जून 22। तो यहाँ पर हमारे पास आया हुआ है, पर आपके एएस वाले जितने ही बच्चे ना, वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये एमसीक्यू वो आपको देगा, क्योंकि ये मनी से रिलेटेड है। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। मैं ये क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा पेपर सॉल्व कर रहा हूँ जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग पर्पसेस में A2 के बच्चों को उसकी क्लिप भेज दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोफेशनल गार्डनर्स नाउ यूज पावर टूल्स, मतलब पावर टूल्स का मतलब है दे आर यूजिंग मोर ऑफ कैपिटल, मोर ऑफ मशीन इंस्टेड ऑफ हैंड टूल्स टू मेंटेन देयर कस्टमर्स गार्डन्स। अगेन हैंड टूल्स आर ऑल्सो कैपिटल, तो कैपिटल बोलना तो सही नहीं होगा, मैं ये कह सकता हूँ कि यार टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, सही है। अगेन है बात तो वही हो गई, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, कैपिटल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। What can be concluded from this information? Capital has replaced all labor, भाई all labor तो replace नहीं करा, gardener अभी भी काम कर रहा है। Gardening has become more labor intensive, no, gardening has become more capital intensive because you are using more of power tools वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो। Land has become more productive, no info about land given। New technology has been introduced, yes, क्योंकि power tool use कर रहे हो, उससे काम कर रहे हो, तो simple question। Question number 5, good X and good Y are complements and have an upward sloping supply curve. What will be the effect on the equilibrium price and quantity of good X of an increase in the supply of good Y? अब देखो, अगर गुड Y की सप्लाई बढ़ती है, अगर गुड वाई की सप्लाई बढ़ती है तो गुड वाई की मार्केट में पहले के मुकाबले में सरप्लस आएगा, जिसकी वजह से गुड वाई जो है वो सस्ता हो जाएगा। अब जैसे ही गुड वाई सस्ता हो जाएगा, कि जो जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी सस्ती हो गई, अब गाड़ी जब सस्ती होगी तो जाहिर है इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, वाई का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, एक्स है, तो एक्स की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट के केस में एक गुड की प्राइस और दूसरी गुड की डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो जैसे ही डिमांड फॉर एक्स बढ़ेगी तो डिमांड फॉर एक्स की मार्केट में जो है वो शॉर्टेज आएगी, और उस शॉर्टेज की वजह से जो है वो प्राइस बढ़ जाएगी, और क्वांटिटी भी आपकी बढ़ रही होगी। अगर मैं आपको ग्राफिकली भी एक्स बना के दिखा दूं, तो हमेशा डायग्राम बना लेनी चाहिए। 1 घंटे का पेपर होता है, बहुत टाइम होता है, बच्चे आधा घंटा पहले पेपर खत्म करके बैठ जाते हैं। फिर होता बताऊँ क्या है, ओवर थिंकिंग होती है, और उस ओवर थिंकिंग के दौरान जो आपने सही करे होते हैं ना, वो भी आप गलत कर देते हो। ये मैंने बहुत कॉमनली देखा है बच्चों में। तो पूरा टाइम लोगे तो आपकी गड़बड़ भी नहीं होगी। तो देखो, डिमांड जो है वो मैंने राइटवर्ड शिफ्ट किया, आप देखो प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी भी बढ़ गई। तो क्लियरली मुझे ग्राफिकली ये चीज़ प्रूव हो गई है कि भाई एक्स का जो है वो डिमांड भी बढ़ा है, और प्राइस भी बढ़ी है, और क्वांटिटी भी बढ़ी है। तो आंसर क्या होगा, प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी इंक्रीज। तो डी इज द राइट आंसर, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, a change in which factor will least likely to alter a consumer's ability to pay for a product। अब कंज्यूमर की एबिलिटी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो इनकम पे डिपेंड करती है, दूसरी प्राइस पे डिपेंड करती है, क्योंकि प्राइस जो है ना वो आपकी रियल इनकम को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है। अ कंज्यूमर्स इनकम, यस, टेस्ट का कोई लेना देना नहीं है एबिलिटी से। कंज्यूमर चेंज इन द प्राइस, चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यस। अ फॉल इन द टैक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यस, क्योंकि जो टैक्सेस होते हैं ना वो प्राइस को अफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो 6 का आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज लाइकली टू डिक्रीज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट। अब प्राइस इलास्टिसिटी डिक्रीज होने का मतलब है कि भाई सप्लाई जो है वो रिलेटिवली इन इलास्टिक हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो पहले के मुकाबले में रिलेटिवली कम हो रही है। आप ये भी कह सकते हो कि आप प्रोड्यूसर कैन नॉट इजीली एडजस्ट सप्लाई नाउ, मतलब अगर डिमांड मेरे प्रोडक्ट की बढ़ भी जाती है या गिर भी जाती है तो आई कैन नॉट इजीली रिस्पॉन्ड टू दैट डिमांड चेंज, ठीक है। एंड इंक्रीज इन द एडवर्टाइजिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ये डिमांड का फैक्टर है, इससे आपका डिमांड का शिफ्ट होगा, इसका पीईएस से कोई लेना देना नहीं है। एंड इंक्रीज इन द फर्म्स एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट कैपिटल फॉर लेबर, अगर मैं बहुत इजीली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ ना, तो इसका मतलब आई कैन इजीली एडजस्ट माई सप्लाई, तो ये तो मेरी सप्लाई को उल्टा इलास्टिक कर देगा। एंड इंक्रीज इन द टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोडक्ट कैन बी स्टोर्ड, अगर मैं एक प्रोडक्ट को लंबे टाइम तक स्टोर कर सकता हूँ तो जैसे ही डिमांड बढ़ेगी मैं एकदम से उसकी सप्लाई बढ़ा दूंगा, तो अगेन इलास्टिक सप्लाई। तो डी इज द राइट आंसर। एंड इंक्रीज इन द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रोडक्ट को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो टाइम टेकन टू प्रोड्यूस बढ़ रहा है। इसका मतलब अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ भी जाती है और उसकी वजह से उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है, तो मैं क्वांटिटी सप्लाइड एकदम से नहीं बढ़ा पाऊंगा, इट विल टेक टाइम, सही है। तो आई कैन नॉट इजीली एडजस्ट माई सप्लाई, में एकदम से मार्केट की डिमांड को मीट नहीं कर पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8, एस एक्स एस वाई एंड जेड आर द सप्लायर्स ऑफ गुड्स एक्स वाई एंड जेड, इफ द प्राइस ऑफ ऑल थ्री गुड्स राइजेस फ्रॉम $5 to $10, व्हाट आर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वैल्यूज। क्लियरली पीईएस मैंने बहुत बार आपको ये चीज़ बताई है, पर मैं वापस दिखा रहा हूँ। ये जो 3 सप्लाई कर्व्स मैं आपके सामने अभी बना रहा हूँ ना, ये तीनों एक्सट्रीम केसेस हैं, ठीक है। सही है, ये वाला परफेक्टली इलास्टिक है। मैं लेबलिंग वेबलिंग नहीं कर रहा, मैं जनरली बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने तकरीबन 23 के हर पेपर में आपको बार बार एक ही चीज़ रिपीट करवाई है। पीईएस से रिलेटेड मैं बार बार अभी रिपीट नहीं कर रहा। जिसको जो है वो वापस पीईएस की चीज़ देखनी है तो वो जून 23 का या मार्च 24 का या इवन मार्च 23 का पेपर देख लो, उसमें मैंने बहुत डिटेल में ये समझाया है जब पीईएस का सवाल आया है। एक्सट्रीम केसेस के केस में मैंने आपको 100 बार बताया है, मैं वापस बता रहा हूँ। अलोंग द सप्लाई कर्व, सही है, अलोंग द सप्लाई कर्व पीईएस इज कांस्टेंट, आप कुछ भी कर लो पीईएस कांस्टेंट ही रहेगा।
मतलब इसका पीईएस अगर इनफाइनाइट है तो होल रेंज ऑफ सप्लाई इज इनफाइनाइट, इसका पीईएस अगर जीरो है तो होल रेंज विल बी जीरो, इसका पीईएस अगर वन है तो होल रेंज विल बी वन। और यूनिटरी की सबसे खास बात ये होती है कि ओरिजिन से जितने भी सप्लाई कर्व निकलते हैं ना वो सारे के सारे क्या होते हैं, यूनिटरी होते हैं। सप्लाई के टॉपिक में स्लोप मैटर नहीं करती, डिपेंड करता है कि कर्व स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। इलास्टिक एंड इलास्टिक का गेम कंप्लीटली डिफरेंट है। अगेन आई रेकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो अगर आपको वो याद करना है। अब देख लो ये सारे सप्लाई कर्व यूनिटरी से बने हुए हैं, चाहे तुम प्राइस को बढ़ाओ चाहे तुम प्राइस को गिराओ, इन सारे सप्लाई कर्व्स का जो पीईएस है वो इक्वल्स टू वन है, जो कि क्योंकि क्लियरली समझ आ रहा है कि ये सारे ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, सारे यूनिटरी सप्लाई करते हैं, ये सारे क्या हैं, यूनिटरी सप्लाई करते हैं। तो आप प्राइस को बढ़ाओ प्राइस को गिराओ, अलोंग दी सप्लाई कर्व जो है वो पीईएस विल रिमेन वन, ठीक है, चाहे आप कुछ भी कर लो, कांस्टेंट रहती है अलोंग द सप्लाई कर्व, ठीक है। Question number 9. Each day there are hundreds of airline flights. Which combination would make the demand for flights the most price inelastic? Inelastic PED, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? A large change in price brings a smaller percentage change in quantity demand. तो डिस्टेंस ऑफ फ्लाइट शुड बी लॉन्ग, क्योंकि अगर लॉन्ग डिस्टेंस होगा तो आपके सब्स्टिट्यूट ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एयरलाइन इज द बेस्ट। बिजनेस फ्लाइट्स होनी चाहिए, बिकॉज बिजनेस फ्लाइट्स कैन नॉट बी अवॉइडेड, सही है। बिजनेस फ्लाइट्स कैन नॉट बी अवॉइडेड, यू विल हैव टू ट्रेवल एट एनी कॉस्ट, काम है आपका, धंधा है। इनकम ऑफ द ट्रेवलर शुड बी हाई, क्योंकि जिसकी इनकम हाई होगी उसके लिए दीज फ्लाइट्स विल बी अ नेसेसिटी। तो आई थिंक ये विल बी द आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर है? ठीक है। Question number 10. The diagram shows the demand and supply tickets for a music festival. If tickets are priced at P1, ठीक है, it is anticipated that the demand will be Q1. सही है। There is a discount for those that buy tickets in the first hour who will pay P2. सही है, जो जो पहले घंटे में खरीद लेंगे वो P2 पे करेंगे। All tickets are sold in the first hour. ठीक है भाई, तो P2 पे क्वांटिटी ये होगी। Which area on the diagram shows how much consumer surplus was increased? मुझे चेंज बताना है, मुझे क्या बताना है, चेंज by buying the tickets in the first hour। तो कंज्यूमर सरप्लस की ग्राफिकल डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। इट इज द एरिया below the demand curve above the market price। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ओल्ड कंज्यूमर सरप्लस निकालते हैं। ओल्ड कंज्यूमर सरप्लस के लिए प्राइस P1 है, क्वांटिटी Q1 है, इसका मतलब ये पूरा एरिया मेरा ओल्ड कंज्यूमर सरप्लस है, बिलो एंड अबव, ठीक है। तो P1 X और X1 ऐसा ही है। अच्छा, न्यू कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? दिस इज माई न्यू प्राइस, ये मेरा डिमांड कर्व का नीचे वाला हिस्सा ये मेरा होगा, ठीक है, तो ऊपर वाला नीचे वाला, तो ये होगा P2 X और X2, सही है। P2 X और X2। अब चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस क्या है? चेंज होगा बल्कि राइज ही होगा। राइज इन कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? ये वाला एरिया होगा, ये जो ट्रेपीजियम बन रहा है, तो ये होगा P1 P2 X1 X2। P1 P2 X1 X2 किस ऑप्शन में आ रहा है? ये नहीं होगा, ये भी नहीं, ये होगा, तो ये सी आंसर होगा। क्लियर है ये मसला? 10 का आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 11। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ हाई क्वालिटी स्मार्टफोन इज इलास्टिक, ठीक है, इलास्टिक डिमांड है, पीडी की बात कर रहा है। The price of the smartphone decreases. Which combination describes the impact of a fall in the smartphone on the price of the quantity and the total revenue? सही है। अब देखो, अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है तो इलास्टिक डिमांड के केस में क्या होता है कि अगर प्राइस गिरती है कम से तो क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा से बढ़ती है और टोटल रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि प्राइस और रेवेन्यू का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, याद है? ठीक है, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ ताकि मैं डिटेल में बता दूँ। सही है। अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, सही है, तो अगर मैं प्राइस को यहाँ पर कम करूंगा हल्की सी तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा से बढ़ेगी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल 10% से क्वांटिटी कम करूंगा तो 50% से क्वांटिटी प्राइस कम करूंगा 10% से, तो क्वांटिटी 50% से बढ़ जाएगी, तो रेवेन्यू विल राइज। तो यहाँ पर आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि प्राइस का एंड रेवेन्यू का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो ऑब्वियसली इलास्टिक डिमांड के केस में अगर प्राइस कम करूंगा तो रेवेन्यू तो बढ़ेगा, सही है। अब डेफिनेशन कौन सी मीट हो रही है? राइजेज बाय अ ग्रेटर परसेंटेज, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेज बाय अ ग्रेटर परसेंटेज, यस। यहाँ पर कह रहा है बाय अ स्मॉलर परसेंटेज, नो, ये इन इलास्टिक के केस में होता है, ठीक है। अगर यही पूरा सवाल ये यही अगर ये कहता ना सवाल में कि डिमांड इज इन इलास्टिक, तो इन इलास्टिक के केस में फिर आंसर ये होता, फिर आंसर सी होता।
सही है। गुलशन बेटा आपने चेक गलत किया होगा, आंसर बी है इसका, कुछ कोई पॉसिबल ही नहीं है और कोई आंसर। ठीक है, एमएस से मुझे देख के बता दो बी होगा या तो फिर एमएस गलत होगी अगर आपने चेक गलत किया है। दो चीज हो, आंसर बी है इसका, स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो। आंसर बी है इसका, सही, 11 का आंसर इज बी। बी है ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स राइजेस, तो प्राइस ऑफ गुड एक्स राइजेस, क्वांटिटी विल फॉल, टोटल स्पेंडिंग ऑन द गुड एक्स राइजेस। अच्छा अब देखो, अब ये थोड़ी अजीब सी स्टेटमेंट है। कह रहा है कि प्राइस ऑफ गुड एक्स बढ़ रही है और उसकी टोटल स्पेंडिंग भी बढ़ रही है। टोटल स्पेंडिंग का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर विच इज इक्वल टू द टोटल रेवेन्यू। मुझे बताओ इलास्टिसिटी क्या है, गुड एक्स की इलास्टिसिटी क्या होगी? अगर प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, प्राइस और एक्सपेंडिचर का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ गुड एक्स? एन इलास्टिक पॉजिटिव रिलेशनशिप, यस। ठीक है, फिर कह रहा है बट द डिमांड फॉर गुड बाय फॉल्स। अब आप इस चीज को समझो, समझना है यहाँ पर हमें ये है कि जब प्राइस ऑफ एक्स बढ़ रही है तो डिमांड फॉर वाई कम हो रही है। इसका मतलब ये दोनों गुड्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ये दोनों गुड आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स हैं। तो पीईडी विल बी लेस देन वन बिकॉज इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक के केस में पीईडी इज लेस देन वन, तो लेस देन वन। और कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब लेस देन जीरो, क्योंकि जब आंसर लेस देन जीरो होगा तो हमारे पास एक्सटीडी जो है ना वो नेगेटिव आएगा। सही है, एक्सटीडी जो है वो नेगेटिव आएगा। क्लियर है, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव होता है। पीईडी में तो नेगेटिव साइन को इग्नोर ही करते हैं ना, एक्सटीडी में नहीं करते। एक्सटीडी में अगर लेस देन जीरो है तो नेगेटिव का मतलब कॉम्प्लीमेंट है भाई, क्या हो गया। 12 का आंसर विल बी डी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13, मोर देन जीरो पॉजिटिव होगा, सब्स्टिट्यूट खत्म। क्वेश्चन नंबर 13, in the diagram D1 and S1 represent the demand and supply for luxury watches, equilibrium is initially as at point X। तो point X पे ना लाइनें खींच लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो अपने को। ठीक है, अब ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वॉच राइजेस। तो कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट के बढ़ने से पहले के मुकाबले में सप्लाई कम हो जाएगी, तो सप्लाई कम होगी तो मैं S1 से होता हुआ S2 पे चले जाऊंगा। सही है, फिर कह रहा है द इनकम्स ऑफ द रिच इंक्रीज। अब लग्जरी वॉचेस तो अमीर बंदा ही खरीदेगा ना, क्योंकि लग्जरी वॉचेज आर नॉर्मल गुड। ठीक है, तो जब इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो डिमांड बढ़ेगी तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, तो फिर मैं आ जाऊंगा बी पे। बी इज द राइट आंसर। क्लियर, कोई मसला? सप्लाई कम हो रही है तो उल्टे हाथ पे जाएगा, डिमांड बढ़ी है तो सीधे हाथ पे जाएगा। 13 बता दिए। क्वेश्चन नंबर 14, मनी इज पेड बाय द गवर्नमेंट टू एन अनएम्प्लॉयड वर्कर इन द फॉर्म ऑफ अ बेनिफिट। तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट की बात कर रहा है। व्हाई इट इज कॉल्ड अ ट्रांसफर पेमेंट? भाई ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है? इट अराइजेस फ्रॉम अ नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। सही है, या आप कह सकते हो कि नो रिटर्न, नो सर्विस इन रिटर्न। ये वो पेमेंट्स है ना जिसके रिटर्न में कोई सर्विस नहीं होती, ये वो पेमेंट्स है जो कि जीडीपी में कोई एडिशन क्रिएट नहीं कर रही, ये फालतू के पैसे जा रहे हैं। द पेमेंट कम फ्रॉम टैक्सेस पेड बाय द एम्प्लॉयड वर्कर्स। यस, पर अगेन दिस इज नॉट द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड अ ट्रांसफर पेमेंट। ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है। द पेमेंट कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट सेविंग नॉट करंट इनकम। अजीब सी स्टेटमेंट है। द पेमेंट इज मेड विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेकिंग प्लेस। यस, द पेमेंट मस्ट बी स्पेंट एज डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। नो, ये प्राइवेट ट्रांसफर्स भी होते हैं। सही है, ये प्राइवेट ट्रांसफर्स भी होते हैं। आपके अब्बू जो आपको पैसे दे रहे हैं, आपकी अम्मी जो आपको पैसे दे रही है इन द फॉर्म ऑफ पॉकेट मनी, वो भी ट्रांसफर पेमेंट ही है ना, आप रिटर्न में कोई सर्विस थोड़ी दे रहे होंगे। क्लियर है, तो प्राइवेट ट्रांसफर्स के फॉर्म में भी ये होता है। क्लियर है, इवन पेंशन, अगर मैं एक प्राइवेट वर्कर को पेंशन दे रहा हूँ दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर पेमेंट, वो रिटर्न में कोई सर्विस थोड़ी दे रहा है। अब जरूरी थोड़ी है कि गवर्नमेंट ही करेगी ये ट्रांसफर पेमेंट, एक इंडिविजुअल प्राइवेट भी हो सकती है ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वुड बी अ वैलिड ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन ठीक है, टू द गवर्नमेंट प्रोविजन ऑफ पब्लिक ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कह रहा है कि एक गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि एक ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन का मतलब है कि गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। देयर विल बी एन इंक्रीज इन द कंज्यूमर सॉवरेंटी। नो, जब एक चीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो इससे आपकी सॉवरेनिटी जो है वो कम होती है, तो ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये तो उल्टा अच्छी बात होगी अगर एक तरह से हो भी जाता है तो। ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है, तो ये अजीब सी स्टेटमेंट है। ओनली द प्राइवेट सेक्टर कैन प्रोवाइड मेरिट गुड्स। नो,
अजीब सी बात है वापस, गवर्नमेंट टू, ठीक है, वही एक बात है डायरेक्ट प्रोविजन के थ्रू। टैक्स रेट एंड टैक्स इनकम आर लाइकली टू फॉल, नो। मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाए ना तो टैक्स रेट तो बढ़ाया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को जब डायरेक्ट प्रोविजन करना होता है ना, वो टैक्स रेट बढ़ा के फंड जमा करती है और उन्हीं फंड से जो है वो ये करती है। तो ये भी नहीं हो सकता, ना ये है ना ये है ना ये है, तो बट ये आंसर होगा। इन्वेस्टमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर माइट बी रिड्यूस, यस। अगर गवर्नमेंट एक चीज डायरेक्टली प्रोवाइड करना शुरू कर देगी ना, तो फिर प्राइवेट सेक्टर के प्रॉफिट कम होंगे, माइट नॉट जनरेट मच प्रॉफिट्स, सही, दैट मच प्रॉफिट्स। जाहिर है जब एक चीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, वापस मच लिख दिया सॉरी, जनरेट दैट मच प्रॉफिट्स। जब एक चीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो प्राइवेट सेक्टर की सेल्स तो कम हो जाएंगी ना, तो जाहिर सी बात है वो फ्यूचर में फिर इन्वेस्टमेंट शायद कम कर दें, सही है। तो ये दिस इज द वैलिड ऑब्जेक्शन ऑफ व्हाई द गवर्नमेंट शुड नॉट डायरेक्टली प्रोवाइड। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ अ सब्सिडी गिवन टू द प्रोड्यूसर्स ऑफ अ गुड विद एन इनलास्टिक डिमांड, सही है, इनलास्टिक डिमांड। एक प्रोड्यूसर है जिसकी डिमांड इनलास्टिक है, उसको सब्सिडी दी जा रही है। अब सब्सिडी इज अ ग्रांट और अ कैश पेमेंट जिससे कॉस्ट कम होती है पहले के मुकाबले में, सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है। तो इट इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव, अगर आपको याद हो। अपना ये डायग्राम पहले बना ही लेते हैं, यहाँ जगह नहीं है बनाने की, मैं नीचे बना रहा हूँ, यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, देख लो जरा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगा प्राइस, यहाँ पर मैं लिखूंगा क्वांटिटी ओरिजिन, डिमांड कर्व बनेगा इनइलास्टिक, एक ओरिजिनल सप्लाई कर्व बनाओ, ये आ गई इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी, दिस इक्विलिब्रियम, दिस इज सप्लाई। सब्सिडी देंगे तो सप्लाई कर्व विल मूव टू द राइट, प्राइसेस बहुत ज्यादा से गिरेंगी, क्वांटिटी बहुत कम से गिरेगी, इक्विलिब्रियम इवन सप्लाई, ठीक है। अब देखते हैं वापस सवाल को। अब इसने क्या बोला था, व्हाट विल द रिजल्ट ऑफ सब्सिडी गिवन टू द प्रोड्यूसर, द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ गुड विल फॉल बाय अ लार्जर परसेंटेज, यस, देन द फॉल इन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, क्वांटिटी राइज हो रही है, ये नहीं हो सकता। द इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल बाय अ लार्जर परसेंटेज, यस, देन द राइज इन द क्वांटिटी, यस, बी इज द राइट आंसर। क्योंकि देखो ना, प्राइस का फॉल ज्यादा है और क्वांटिटी का राइज स्मॉलर है, ठीक है, तो बी आंसर होगा। The equilibrium price of the good will fall, no, will fall, no, by a smaller percentage, no, सही है। अजीब सी बात है, फॉल तो होगी पर स्मॉलर परसेंटेज से नहीं होगी, तो बता दो। ये इलास्टिक डिमांड है, लार्जर परसेंटेज से होगी, लेस देन वन है स्टीपर डिमांड कर। क्वेश्चन नंबर 17, the market for good eggs is in equilibrium, demand and supply equal है, the government then introduces an effective minimum price, effective minimum price का मतलब क्या हुआ, above the equilibrium, सही है। What will be the decrease, what will decrease as a result of this minimum price, the excess supply, नहीं, minimum price से तो उल्टा और surplus होता है, the market price of the product, no, price तो clearly बढ़ रही है, effective minimum price है, the quantity of the product supplied will not decrease, क्योंकि जब price बढ़ती है तो quantity supplied भी बढ़ती है, the size of the consumer surplus, yes। अगर मैं अगेन आपको ग्राफ बना के दिखाऊं, तो इनिशियली जो है वो मार्केट मेरी यहाँ पर होगी, सही, इनिशियली जो है वो मार्केट मेरी यहाँ पर होगी, तो दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी, सप्लाई डिमांड इक्विलिब्रियम। अभी करंटली मेरा कंज्यूमर सरप्लस ना ये है, सही है। अब जब अफेक्टिव मिनिमम प्राइस लगेगा ना, तो वो अबव द इक्विलिब्रियम लगेगा, तो दिस इज पीएम, तो ये आ गया मिनिमम प्राइस। अब देखो क्लियरली नजर आ रहा है कि सरप्लस तो हो रहा है, ये देख लो आप, मैं बना के भी दिखा देता हूँ, क्लियरली देखो सरप्लस तो हो रहा है, क्लियर सी बात है, क्वांटिटी डिमांड ये रही, क्वांटिटी सप्लाई, तभी मैंने आपको ना बाकी ऑप्शंस में ये बोला। पर आप देखो कंज्यूमर सरप्लस क्या हो रहा है, इतना सा रह गया, तो क्लियरली नजर आ रहा है कि कंज्यूमर सरप्लस कम हो रहा है, तो 17 कहाँ से विल बी डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा ये 16 का ग्राफ बनाया हुआ है। The government introduces taxes on companies' profits. A 5% tax is levied on all profits for the first 10,000 and a 10% tax rate is on all profits above 10,000. अब देखो चाहे प्रॉफिट बढ़े या गिरे, टैक्स रेट सेम ही है, 10,000 तक 5% है, चाहे ऊपर हो गए नीचे हो। 10,000 से मतलब 8,000, 9,000, 6,000, 4,000, सब पे 5% है। 10,000 के ऊपर अगर 40 हो, 50 हो, 80 हो, लाख हो, लाख से कम भी हो, कुछ भी हो जाए, 10% ही रहेगा। तो क्लियरली समझ आ रहा है कि दे आर अप्लाइंग अ फिक्स परसेंटेज, तो ये फिक्स परसेंटेज, और फिक्स परसेंटेज जो होती है ना वो प्रोपोर्शनल में होती है, ठीक है, तो इट इज अ प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, ये आंसर क्लियर है मसला। और ये जो ऑल का वर्ड है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल का वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कंपनी प्रॉफिट्स कॉर्पोरेशन टैक्स होता है ना बेटा। क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक? क्लियर है? आगे बढ़ूँ? चैट पे बता दो एक बार। 18 MCQ लोग हैं। सही है। क्वेश्चन नंबर 19, which change will not affect the balance of payment current account? A rise in export and import prices, yes, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड पर देखो करंट अकाउंट में आता क्या गया है, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, इन दोनों को मिला के बीओटी बनता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। फिर ये आपका आता है सेकेंडरी इनकम, और फिर ये आपका आता है प्राइमरी इनकम। सही है। तो ये तो बीओटी को अफेक्ट कर रहा है। राइज इन फॉरेन एड फ्लो, ये सेकेंडरी इनकम को अफेक्ट करेगा। एड वगैरह यहाँ पर आती है ना। अराइज इन द इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट, ये भी बीओटी को अफेक्ट करेगा। अराइज इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये हमारे सेकेंडरी करंट अकाउंट में कहीं भी नहीं आता। ये फाइनेंशियल अकाउंट में आता है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ करंट अकाउंट ही है, आई थिंक ये इसमें सही है। बल्कि यही है, सही है। पढ़ना तो पढ़ते हैं हम। 19 का डी है। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेटमेंट करेक्टली, पर दिस कैन कम इन योर पेपर, सही है। 20, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स हाउ एन इम्पोर्ट कोटा वर्क्स? इम्पोर्ट कोटा क्या होता है? इट इज अ फिजिकल लिमिट ऑन इम्पोर्ट्स। इट इज अ बैन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ डीमेरिट गुड्स, तो ये तो एम्बार्गोज होते हैं। इट इम्पोजेस स्ट्रिक्ट प्रोडक्ट रेगुलेशंस ऑन इम्पोर्ट्स, ये बेसिकली रेड टेप पॉलिसीज हैं। इट इज अ यूनिट टैक्स दैट रेजेस द प्राइस ऑफ द इम्पोर्ट, दिस इज अ टैरिफ। इट इज द इट लिमिट्स द क्वांटिटी, वही बात है, फिजिकल लिमिट। 20 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, country X conducts 60% of its trade with country Y and 40% of its trade with country Z. The initial value of the trade weighted exchange rate is 100. What will be its new trade weighted? अच्छा, ये trade weighted exchange rate index जो है ना, वो A2 में चले गया, अब AS में नहीं है ये। सही, मैं फिर भी ये सॉल्व कर रहा हूँ, मैं अपने A2 के बच्चों को भेज दूंगा। मैं बस जनरली खाली लिख देता हूँ खाली उनके लिए, ताकि देखो Y है और Z है। 60%, 40%, तो 20% डिप्रिशिएट हो रहा है विद कंट्री वाई, तो -20, एंड राइजेस बाय तो +10। ठीक है, तो ये 80 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा। भाई देख के घबराना नहीं है, बस मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ ताकि मैं भेज दूँ A2 के बच्चों को, सही है। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 60, 110 मल्टीप्लाई बाय 40, सही है। खैर, क्वेश्चन नंबर 22 देख लो। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो, द डायग्राम शो द फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इन द मार्केट इज यूके फॉर द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ पाउंड स्टर्लिंग। डायग्राम पाउंड का देखो, यहाँ से पता चलता है। सबसे बड़ा मसला एक्सचेंज रेट के टॉपिक में बताऊंगी, बच्चे ना इसको देखते हैं। अब इसको देखोगे ना, समझ नहीं आएगा कि भाई ये डॉलर का ग्राफ है, पाउंड का ग्राफ है। हमेशा एक्स एक्सिस को देखो, यहाँ पर भी इसने पाउंड लिख के दे दिया, नसीब है आपका, वरना ये नॉर्मली सिर्फ एस लिखता है। सिर्फ एक्स एक्सिस इज द ओनली वे जिससे आप डायग्राम पकड़ सकते हो कि ये कौन सी करेंसी का ग्राफ बना हुआ है। ठीक है। व्हाट वुड कॉज अ डाउनवर्ड शिफ्ट डाउन? अब देखो आप, ये देखो सप्लाई बढ़ रही है, तो सप्लाई ऑफ पाउंड्स बढ़ रहा है। अच्छा, पाउंड का साइन मुझे बनाना नहीं आता सही से, उल्टा सीधा बनाता हूँ हमेशा। तो सप्लाई ऑफ पाउंड बढ़ रही है, ठीक है। अब देखते हैं, यूके इंटरेस्ट रेट फॉल्स बिलो द यूएस इंटरेस्ट रेट। अगर यूके का इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा ना, तो इससे यूके की डिमांड फॉर करेंसी कम होगी, बिकॉज पीपल विल नॉट कम टू सेव इन यूके, और इनकी सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ जाएगी। पर मसला ये डिमांड पे भी अफेक्ट आ रहा है। द डिमांड फॉर यूके एक्सपोर्ट्स इज प्राइस इलास्टिक एंड प्राइसेस इंक्रीज। अगर यूके की एक्सपोर्ट की डिमांड इलास्टिक है और उनकी प्राइसेस अगर बढ़ जाती हैं, तो एक्सपोर्ट की प्राइस के बढ़ने से इनका जो है वो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम हो जाएगा। इसका मतलब इनकी डिमांड फॉर करेंसी कम होगी, तो ये भी नहीं हो सकता। द डिमांड फॉर यूएस एक्सपोर्ट्स इज प्राइस इलास्टिक एंड द प्राइस इंक्रीजेस। अच्छा भाई, एंड द प्राइस डिक्रीजेस। अच्छा, यूके में चीजें सस्ती हो गई, अगर यूके में चीजें सस्ती होंगी तो इनकी डिमांड बढ़ेगी। सॉरी, यूएस में चीजें सस्ती हो गई। देखो ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, द डिमांड फॉर यूएस एक्सपोर्ट्स इज प्राइस इलास्टिक एंड प्राइस डिक्रीजेस। तो यूएस में जब चीजें सस्ती होंगी, तो यूके वालों को यूएस सस्ता लगेगा, जिसकी वजह से यूके वाले इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे और यूके वालों की सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ जाएगी। तो सी इज द राइट आंसर। पीपल बिलीव दैट स्टर्लिंग विल अप्रिशिएट, तो पीपल आर स्पेक्यूलेटिंग that sterling will increase, appreciate. So people will start buying this currency. तो इससे डिमांड फॉर करेंसी बढ़ जाएगी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो 22 का आंसर विल बी सी। क्लियर है कोई मसला, कोई सवाल?
क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज अ लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्फ्लेशन? अफेक्ट की बात कर रहा है। फिक्स्ड इनकम्स अर्नर गेन मोर देन दोज हुज इनकम इज गेन फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। नो, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी वालों का तो फायदा है क्योंकि उनकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। फिक्स्ड इनकम वालों की तो बैंड बजेगी क्योंकि उनकी रियल वैल्यू कम हो रही है। तो दिस इज नॉट द राइट आंसर। रियल वेजेस राइज एज मोर देन मनी वेजेस। नो, रियल वेजेस जो है वो उल्टा नॉर्मली फॉल होती है। द एसेट ऑफ क्रेडिटर्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एक्सपेंस ऑफ दोज ऑफ डेटर्स। बिल्कुल। तो ये बेसिकली कह रहा है कि बोरोवर्स को जो फायदा नहीं होता, दे रीपे लेस इन रियल वैल्यू एंड द क्रेडिटर्स आर रीपेड लेस इन रियल वैल्यू। तो ये वाली चीज है। द डोमेस्टिक परचेजिंग पावर ऑफ मनी इंक्रीजेस। नो, क्योंकि इकोनॉमी में प्राइस लेवल बढ़ रहा है तो डोमेस्टिक परचेजिंग पावर तो फॉल हो रही है। इंटरनल वैल्यू ऑफ मनी, देखो ये इंटरनल इंटरनल वैल्यू ऑफ मनी जो है ना वो कम हो रही है। ले रहे चीज कोई मसला। Question number 24. The diagram shows an aggregate demand and an aggregate supply curve. There is a sustained rise in the prices of imported raw materials on which the economy depends. इसका मतलब inelastic demand है। इसका मतलब मैं अभी भी खरीदूंगा, मेरा इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। इसका मतलब मेरी कॉस्ट बढ़ेगी। इसका मतलब मेरा एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम होगा। एग्रीगेट सप्लाई कम होगा तो उल्टे हाथ की तरफ आएगा, प्राइजेस जो है वो बढ़ जाएंगी। क्वांटिटी क्वांटिटी बोल रहा हूँ, नेशनल आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा। तो एग्रीगेट सप्लाई डिक्रीजेस, प्राइस लेवल राइजेस। तो सी इज द राइट आंसर। अच्छा एमसीक्यू। Question number 25. The currency of country X has a floating exchange rate against other countries. Under which circumstances will the value of country X currency fluctuate the most against other currencies? अच्छा, अब मेरा एक आपसे सवाल है। एक्सचेंज रेट के डायग्राम में एक्सचेंज रेट कहाँ पर लिखते हैं? एक्सचेंज रेट के डायग्राम में एक्सचेंज रेट कहाँ पर लिखते हैं? सिंपल सा सवाल है। जब हम करेंसी का डायग्राम बनाते हैं तो एक्सचेंज रेट का लिखते हैं, वाई एक्सिस पे लिखते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाई एक्सिस पे जब सबसे ज्यादा चेंज आएगा तब करेंसी सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट होगी। ठीक है, हाईएस्ट चेंज फिर कब होगा? मुझे बताओ, वाई एक्सिस पे हाईएस्ट चेंज कब आएगा? प्राइस पे हाईएस्ट चेंज कब आता है? व्हेन द डिमांड इज इनइलास्टिक। मतलब इसने मुझे पीईडी भी दिया हुआ है, पीईएस भी दिया हुआ है, दोनों इनइलास्टिक होने चाहिए। दोनों इनइलास्टिक होंगे तो प्राइस में सबसे बड़ा चेंज आएगा। मैं आपको यहाँ पर दो ग्राफ्स भी बना के दिखा रहा हूँ, देखो। लेट्स से मैं कहता हूँ कि पहला डायग्राम में है एक्सचेंज रेट, क्वांटिटी ऑफ डॉलर, ऑरिजिन, इनइलास्टिक डिमांड कर्व, इनइलास्टिक सप्लाई कर्व। ठीक है, तो ये मेरी करंट एक्सचेंज रेट की वैल्यू है। अब आप देखो, अगर मैं इसमें इनइलास्टिक डिमांड को बढ़ा भी देता हूँ तो आप देखो प्राइस में, करेंसी में सबसे बड़ा चेंज आ रहा है। अब अगर मैं यही डायग्राम आपके सामने इलास्टिक का बनाऊं, इलास्टिक में सबसे स्मॉल चेंज आएगा। सही है, इलास्टिक में आप देख लो सबसे स्मॉल चेंज आएगा। प्राइस लिख रहा हूँ बार बार, एक्सचेंज रेट, क्वांटिटी ऑफ डॉलर, डिमांड फॉर डॉलर वन, बढ़ रहा है सप्लाई ऑफ डॉलर। अब आप देखो इसमें करेंसी में जो है वो सबसे स्मॉल राइज आ रहा है। सही, तो क्लियरली समझ आ रहा है कि बोथ ऑफ द इलास्टिसिटीज शुड बी इन इलास्टिक टू हैव द हाईएस्ट इम्पैक्ट। ये डी इज द राइट आंसर। Question number 26. A country has a floating exchange rate and increase in which variable? Increase in which variable will cause the currency to appreciate? अब currency appreciate कब होती है freely floating exchange rate में? जब सप्लाई ऑफ करेंसी कम होती है और डिमांड फॉर करेंसी बढ़ती है। बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट क्या होता है? जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इज ग्रेटर देन द टैक्स रेवेन्यू। बजट डेफिसिट बढ़ने का मतलब है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ रही है, टैक्स कम हो रहा है, एडी बढ़ेगा। जब लोग ज्यादा पैसे कमाएंगे एडी बढ़ेगा, इंपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट बढ़ेगा, सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ जाएगी। तो इससे तो उल्टा मेरी करेंसी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये तो नहीं हो सकता। जनरल प्राइस लेवल अगर बढ़ रहा है इसका मतलब एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ रही है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम हो जाएगा, जिसकी वजह से डिमांड फॉर करेंसी कम हो जाएगी। ये भी आंसर नहीं होता क्योंकि इससे भी करेंसी कम हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बाहर वाले मेरी कंट्री में आके सेव करेंगे क्योंकि मैं रिटर्न ज्यादा दे रहा हूँ। मेरे वाले अपनी इन्वेस्टमेंट कॉल बैक कर लेंगे बाहर मुल्कों से क्योंकि अपने मुल्क में सेव करेंगे। तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इससे एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ जाएगा। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट का रेवेन्यू, which will which means that I am importing more। तो इससे मेरी सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ रही है जिसकी वजह से और मेरी डिमांड फॉर करेंसी कम हो रही है। दिस विल अगेन डिक्रीज माय करेंसी। तो 26 का आंसर विल बी सी। 27, what is an accurate statement about the possible causes or in consequences of a worsening country's terms of trade? टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? पहले टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। टीओटी का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू एक्सपोर्ट
प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय इम्पोर्ट प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब टर्म्स ऑफ ट्रेड को वर्सन करना है ना, इसका मतलब इम्पोर्ट की प्राइस बढ़ रही है, एक्सपोर्ट की प्राइस कम हो रही है। अब ऑप्शन देखते हैं। तो वर्सन का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट की प्राइस कम हो रही है और इम्पोर्ट की प्राइस बढ़ रही है। मतलब बेसिकली इसका मतलब बताऊँ क्या है कि करेंसी जो है वो मेरी डेप्रिशिएट हो रही है। ठीक है। इट विल रिजल्ट फ्रॉम अ फॉल इन द डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स। अगर डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं तो पीपल विल परचेज लेस फ्रॉम मी। चाहिए पीपल विल परचेज लेस फ्रॉम मी, जिसकी वजह से डिमांड जब कम होती है तो सरप्लस होता है, सरप्लस की वजह से एक्सपोर्ट की प्राइसेस कम हो जाती हैं। तो इसका आंसर यही होगा। इट विल रिजल्ट फ्रॉम एन इंक्रीज इन द कंज्यूमर्स इनकम इन मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स। अगर दूसरे मुल्कों में लोगों की इनकम्स बढ़ जाएंगी ना, मेरे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। मेरे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो मेरी डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो इससे जो है वो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट की प्राइस जो है एक मिनट, इट विल रिजल्ट फ्रॉम एन इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम्स इन मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स। इससे मेरी एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ जाएगी तो इससे मेरा टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता। सही है। इट विल रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट बाय इट्स मेजर ट्रेडिंग। इट विल रिजल्ट इन अ डिक्रीज। ये तो नहीं हो सकता, ये तो बड़ी अजीब सी बात कर दी इसने। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग पार्टनर्स अपना इंटरेस्ट कम कर भी देते हैं तो हमारा इंटरेस्ट लोगों को ज्यादा लगेगा। जब हमारा इंटरेस्ट लोगों को ज्यादा लगेगा तो हमारी करेंसी एक तरह से अप्रिशिएट हो जाएगी। इसका मतलब एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ जाएगी तो इससे भी हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव ही हो रहा है। तो ये भी नहीं हो सकता वैसे तो। इट विल रिजल्ट इन एन इम्प्रूवमेंट इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। बीओटी इंप्रूव होने का मतलब ये हुआ। अब बीओटी के इंप्रूव होने से टर्म्स ऑफ ट्रेड पे वैसे अफेक्ट तो नहीं आता, पर अगर मैं चेन इसकी बनाऊंगी ना तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव होने का मतलब है एक्सपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट की डिमांड ज्यादा है, प्राइस एक्सपोर्ट की बढ़ जाएगी आगे जाके। तो अगेन ऐसे टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव भी होना है। 27 का आंसर यही है वैसे। सही है। क्वेश्चन नंबर 28। एन इकोनॉमी एट द बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस। इसका मतलब इनफ्लोस ऑफ मनी इज ग्रेटर देन द आउटफ्लोज ऑफ मनी विच इज टू एलिमिनेट। इसको एलिमिनेट करना है। ये एलिमिनेट करने का मतलब क्या है कि ये इनफ्लो कम करेगी, आउटफ्लो बढ़ाएगी। इन ऑर्डर टू अचीव द विच कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी विद मोस्ट अप्रोप्रिएट अ डेप्रिसिएशन। अगर आप करेंसी को डेप्रिशिएट करोगे, अगर आप करेंसी को डेप्रिशिएट करोगे तो इसका मतलब आपकी एक्सपोर्ट की प्राइस कम होगी, इंपोर्ट की प्राइस बढ़ेगी, विच विल लीड टू अ ट्रेड सरप्लस। सही है। इससे तो आपका सरप्लस और बढ़ जाएगा। सही है। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बढ़ने से हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि शायद इंपोर्ट्स बढ़ जाएं। पर अगेन ये कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट है। एन एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। अब करेंसी अप्रिशिएट होती है तो क्या होता है? जब करेंसी अप्रिशिएट होगी तो एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ेंगी, इंपोर्ट की प्राइसेस कम होंगी, जिसकी वजह से जो है वो मेरा सरप्लस कम हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली पीपल विल इंपोर्ट मोर एंड एक्सपोर्ट लेस। एंड इंटरेस्ट रेट को कट करने से भी यही होगा कि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि आपके आउटफ्लोज बढ़ रहे हैं हर तरीके से। एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इससे इंटरेस्ट रेट कम होगा, एडी बढ़ेगा। सही है। एडी बढ़ेगा तो इंपोर्ट्स बढ़ेंगे क्योंकि लोग ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे। तो आउटफ्लोज तो बढ़ रहे हैं पर पे फ्रीज हो रही है। पे फ्रीज का मतलब क्या हुआ? पे फ्रीज का मतलब क्या है कि लोग पैसे नहीं कमा रहे तो इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। ये भी नहीं होगा। इंक्रीज इन बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ये तो क्लियर कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है विच इज अ डैम्पिंग पॉलिसी। याद है, डैम्पिंग या रिड्यूसिंग पॉलिसी। मतलब इस पॉलिसी का तो मकसद ही यही है कि इकोनॉमी में जो है ना वो डेफिसिट को कम करना है। तो इससे तो हमारा टारगेट ही यही है कि हमें डेफिसिट को किसी तरीके से यहाँ पर कम करना है। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पर इम्पोर्ट्स कम करते हो, आउटफ्लोज कम करते हो। तो इसका आंसर 28 का बी होगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट वुड बी इंक्रीज बाय एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है, टैक्स कम हो रहा है। तो बजट डेफिसिट क्या होता है? जी इज ग्रेटर देन टी। अगर बजट डेफिसिट बढ़ रहा है इसका मतलब जी बढ़ रहा है, टी कम हो रहा है, एडी बढ़ेगा। यस, ये आंसर होगा। एक्सचेंज रेट मनी सप्लाई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी है। सही है। एंड रेट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। अगर मैं रेट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन को इंक्रीज करता हूँ ना तो ये कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है। सही है। सही है। एंड लास्ट एमसीक्यू नंबर 30। गवर्नमेंट डिसाइड्स टू बोरो फ्रॉम द जनरल पब्लिक। इसको पीएसबीआर कहते हैं, पब्लिक सेक्टर बोरोइंग रिक्वायरमेंट, इन ऑर्डर टू फाइनेंस द एक्स्ट्रा स्पेंडिंग ऑन
ये मेरे से वर्ड बोला नहीं जाता कभी भी, ऑन ट्रेनिंग स्कीम्स। सही है, तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा रही है, तो एक तरह से फिस्कल पॉलिसी है ये। विच टाइप्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी आर बीइंग यूज, तो पहली बात तो क्लियर है, फिस्कल पॉलिसी तो इस्तेमाल हो रही है, मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल नहीं हो रही, ट्रेनिंग स्कीम है, तो ये सप्लाई साइड पॉलिसी है। तो ये क्योंकि लोगों की स्किल्स बढ़ेंगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो इसका आंसर है। क्लियर है कोई मसला? अगर इसका हम थ्रेशोल्ड देखें पेपर का, तो आप अपना ग्रेड डिटरमिन कर लो क्या है। 1/4 ये रेयर है, 1/4 वैसे होता नहीं है, मैं बता रहा हूँ ये। इसका 23 पे ये है, और 21 पे बी है, 17 पे सी है, 13 पे डी है, 10 पे ई, बिलो 10 है ये।